दोस्तों, जिंदगी उस सफेद कागज की तरह होती है जिस पर आप अपनी मेहनत की कलम से एक ऐसा इतिहास लिख सकेंगे जो आने वाली पीढ़ी पढ़कर आप पर गर्व कर सके। नमस्कार दोस्तों, अभी जेएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ऑलरेडी हम लोग जो है एक क्लास हम लोग अटेंड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए और उसका जो है नोट्स खुद से बनाइए। पिछले क्लास में हम लोग जो है डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा जाता है और जो भी बेसिक चीज़ थी उसकी हम लोग जो है चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी जो मनुष्य का हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी प्रजनन तंत्र की बात करते हैं, उसमें मेल और फीमेल जो मनुष्य का होता है उसको हम लोग अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से जो है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम फोटो भी बना दिए हैं ताकि टाइम बच सके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम पहले इसको हम लोग बना चुके हैं। तो पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग पॉइंट देखे थे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि अगर मनुष्य में फर्टिलाइजेशन अगर देखते हैं हम लोग तो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो अंडाणु होता है, उन दोनों का जब मिलन होता है उसी को हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के पश्चात जो है जाइगोट यानी युग्मन का निर्माण होता है। तो आप लोग देखे थे कि अगर यहाँ पर हम स्पर्म लिखते हैं, स्पर्म, और यहाँ पर जो है ओवम, ये दोनों का जब मिलन होता है उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट को हम लोग जो है युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। इसके पश्चात जो आप लोग को बताए थे कि जाइगोट के पश्चात जो है ये भ्रूण बन जाता है, भ्रूण का जो है निर्माण हो जाता है और भ्रूण से जो है जीव का निर्माण होता है। जीव, एक विकसित जो है जीव का जो है निर्माण हो जाता है भ्रूण के पश्चात। तो ये प्रोसेस जो था आपको फर्टिलाइजेशन में देखा गया था, वहाँ पर हम बताए भी थे। आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल। जो बाह्य और आंतरिक निषेचन की बात है उसकी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः या आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब आंतरिक निषेचन की बात करते हैं तो जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं पृथ्वी पर उसमें से मैक्सिमम यानी 90% प्लस कह सकते हैं या 99% भी बोल सकते हैं, तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम जीव ऐसे हैं जिसका फर्टिलाइजेशन जो बाह्य रूप से होता है, यानी बहुत ही कम जीव हैं। और वो जीव कौन से हैं? तो अभयचर जीव जितने भी होते हैं वो सभी में जो है आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलता है, और कुछ मछलियाँ में भी जो है आपको बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम जो जीव जंतु हैं उन सभी में आंतरिक निषेचन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य, अन्य जीव, इन सभी में जो है आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। अब आंतरिक निषेचन कैसे होता है? तो देखिए, जो मेल है उसका स्पर्म और जो फीमेल है उसका अंडाणु, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल के अंदर नहीं होता, वो होता है फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर स्पर्म जाता है और वहीं पर जो है आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि मेल के जो स्पर्म है वो जो है ट्रेवल करके पहुंचता है कहाँ तक? तो फीमेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो है अंडाणु जहाँ पर रहता है वहाँ पर जाकर जो है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहीं पर जाकर जो है इसका फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए इसको हम लोग जो है आंतरिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं या आंतरिक निषेचन इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आंतरिक निषेचन होता क्या है तो एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जीवों के शरीर के अंदर, शरीर
के अंदर निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया तो जीवों के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, उसी को हम लोग जो है आंतरिक यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें अधिकांश जीव आ गया। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं जिसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, तो बाह्य निषेचन जो होता है वो होता है बहुत ही कम जीवों में। अब आप लोग जो है सेकेंड आप लिख सकते हैं कि बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन जिसको हम लोग जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें जो है जीव के शरीर के बाहर, जैसे जो मेल का स्पर्म हो गया और फीमेल का अंडाणु हो गया, इन दोनों का जो है आपको निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के कहीं बाहर होता है और वहीं पर जो है बच्चे जो है वो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन जो होता है आपको मैक्सिमम जो है वो देखने को मिलता है कि जो भी उभयचर हैं, जैसे मेढक में आ जाता है उभयचर प्राणी जो भी होता है, इसमें आ जाएगा मेढक, और कुछ मछलियां होती है, मछली। तो इन सभी में जो है आपको जो है बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो दो प्रकार का था, एक था बाह्य और एक आंतरिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो वैसे जीव जो उभयचर होते हैं और मछली को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो मछली भी जो होता है उसमें भी आपको जो है बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन की बात कि यहाँ पर जो है दोनों प्रकार की जो है निषेचन की प्रक्रिया आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे, अब जो है हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, यानी मनुष्य में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार से मनुष्य में प्रजनन की क्रिया होती है। अब वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमको जो है सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ना है और किसी भी जीव के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। तो व्यर्थ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है जिसमें हम लोग जो है मनुष्य के प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। तो मनुष्य में तो दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो दोनों को हम लोग जो है अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है 2 साल 4 साल 5 साल का रहता है उस समय वो प्रजनन करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा स्टेज आता है, वहाँ पर जाकर जो है बच्चे जो है प्रजनन करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस एज में जाकर बच्चे जो है, या लड़का हो या लड़की हो, वो प्रजनन के लिए रेडी होता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, बायोलॉजी कहता है उसको हम लोग जो है प्यूबर्टी एज बोला जाता है उसको, प्यूबर्टी एज में जाने के पश्चात ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लोग जो है प्रजनन के लिए रेडी हो पाते हैं। तो युवना अवस्था इसको बोलते हैं, युवना आरंभ बोलती है इसको, प्यूबर्टी एज बोलिए, प्यूबर्टी युवना आरंभ या युवना अवस्था इसको बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि मेल और फीमेल के बॉडी में, शरीर में कुछ चेंज देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है।
उसी परिवर्तन के चलते लोगों को महसूस हो पाता है कि ये बच्चा, ये बच्ची जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, यानी बच्चे पैदा करने के लिए ये रेडी है। तो अगर हम युवना अवस्था की बात करते हैं तो बच्चे लोग का जो स्टेज होता है, बच्चे लोगों का जो स्टेज होता है, तो उस स्टेज में जो है कैटेगराइज किया जाता है कि जैसे शैशवावस्था हो जाता है। उसके बाद जो है जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे, आप लोग को पता होगा कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसको बोलते हैं शैशवा अवस्था बोला जाता है। यहाँ पर शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चे को बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग जो है 6 से 12 वर्ष में प्रवेश करते हैं और 12 से 16 वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो जो है इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया शैशवा अवस्था। उसके बाद जो है बालक थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जब बड़ा होता है तो इसको हम लोग जो है शैशवा अवस्था के बाद जो है बाल्य अवस्था के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, बाल्य अवस्था। उसके बाद जो होता है जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं, 12 से 16 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, इसको हम लोग जो है किशोरा अवस्था भी हम लोग बोलते हैं, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, या इसी को हम लोग जो है युवना अवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब शैशवा अवस्था था तो 0 से 6 वर्ष, उसके बाद 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है बालक धीरे धीरे जो है वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है ये हो जाता है किशोर अवस्था। अब देखिए, और 16 वर्ष के जैसे बात हो जाता है तो उसके बाद वो जो है जवान हो जाता है। तो होता क्या है कि मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में आप लोग देखते होंगे कि जब युवना आरंभ यानी प्यूबर्टी एज आता है तो दोनों में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब वो चेंज क्या है, तो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि प्यूबर्टी जो एज है, प्यूबर्टी एज, वो जो है आपको मेल में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए बायोलॉजी कहता है कि बच्चों में यानी मेल में जो है प्यूबर्टी एज जो होता है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में आती है और आने के पश्चात जो होता है, जो पुरुष होता है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, शारीरिक चेंज देखने को मिलता है। उसका आवाज़ थोड़ा सा भारी होने लगता है, यानी गला जो है ये थोड़ा सा भारी होने लगता है। उसके बाद दाढ़ी मूछ आने लगता है, जो ये कांख दिख रहा है यहाँ पर बाल उभर कर सामने आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है देख कर पता लगाया जाता है कि ये बच्चा जो है प्यूबर्टी एज में आ गया, यानी ये जो है अब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। वहीं अगर हम महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं में देखा जाता है कि उनके शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन आता है, जैसे स्तन का निकलना, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है और भी चीज़ आप लोग देखते होंगे कि महिलाओं में कुछ चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। अब चेंजेज क्या होता है, आवाज़ में भी थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा उनमें भी। तो और उनको भी जो है बहुत सारे जगह पर जो है आपको बाल जो है उभर कर सामने आने लगता है। और कई कई महिलाओं को देखते होंगे कांख में भी बाल आता है, दाढ़ी मूछ में भी बाल आता है। तो कुछ महिलाओं का वो थोड़ा सा हार्मोन के प्रॉब्लम के कारण ऐसा होता है, लेकिन अधिकांशतः महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन के चलते, क्योंकि पुरुष में ये हार्मोन पाया जाता है। जैसे हमको ही देख लीजिए, क्योंकि पूरा दाढ़ी नहीं आया, ये हार्मोन का प्रॉब्लम होता है, वो सभी में नहीं पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पुरुष का, तो पुरुष का जो यौवना आरंभ होता है मेल का, मेल ये जो है आपको जो है 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं तो 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। अगर आप अपने टोला मोहल्ला में देखे होंगे तो अगर लड़का लड़की एक साथ पैदा हुआ, मतलब एक ही मंथ में पैदा हुआ या एक ही ईयर में पैदा हुआ, तो लड़की जल्दी जवान हो जाती है, यानी उसका हाइट या उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी डेवलप कर जाता है। लेकिन लड़का जो होता है वो लेट से डेवलप करता है। ऐसा जो है देखा जाता है प्यूबर्टी एज में भी, क्योंकि लड़की का जो प्यूबर्टी एज होता है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मतलब 10 से 12 वर्ष।
प्यूबर्टी एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि लड़कियों में जो है ना पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एमसी कहते हैं। एमसी स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है लड़की जो है यानी जो गर्ल्स होती है वो जो है वो रेडी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए वो रेडी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सिंबल है लड़कियों के लिए कि जब उसका पीरियड स्टार्ट होता है तब जाकर जो है वो सिंबल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लड़का में तो और भी कुछ आप देख सकते हैं कि जैसे कि दाढ़ी मूंछ निकलना, आपको हम बता ही दिए कि दोनों में ये मेन अंतर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि प्यूबर्टी एज दोनों में क्या क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है आपसे कि प्यूबर्टी एज लड़का और लड़की में किस प्रकार से होता है या कब होता है। तो लड़की थोड़ा सा पहले प्यूबर्टी एज में आ जाती है और लड़का थोड़ा सा लेट से आ जाती है। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आगे हम लोग जो है हेडिंग डालेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि यहाँ से अब जो है मेन जो है रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है अब आपका स्टार्ट हो रहा है। ये सब तो था कि चलो ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बेसिक चीज़ जो होता है इस चैप्टर का वो आप लोग जान गए। अब जो है मेन चीज़ जहाँ से क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा पूछने की संभावना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब क्या करिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन में तो 2 आ गया, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो है पुरुष में हम लोग प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। अब जो है ये फोटो का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। देखिए पुरुष में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हम लिख दिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए ये होता है आपका सीसन यानी पेनिस होता है। ये एक पाइप नुमा संरचना होता है जिसके माध्यम से आप पेशाब भी कर सकते हैं और इसी माध्यम से जो है आपका स्पर्म भी बाहर आता है। आपको पहले ही मालूम है स्पर्म जो होता है वो मेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है वो उसके रूप में काम करता है। अब होता क्या है कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका विरिसन। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि विरिसन जो होता है वो मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है और इसी ऑर्गेन में जो है स्पर्म का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी विरिसन में होता है। अब विरिसन में, और ये जो आपको छोटा सा जो पाइप यहाँ पर दिख रहा है ये कनेक्ट है किससे, सीसन से कनेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं वैस डिफरेंस के रास्ते। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्पर्म जो है विरिसन से सीसन तक जो पेनिस जो है, तो पेनिस तक जो है वो किस रास्ते से जाता है या किस पाइप से जाता है, उस पाइप का नाम क्या है, तो वैस डिफरेंस या शुक्रवाहिका जो रास्ता है उसी रास्ते से होकर जो है यहाँ से जो है स्पर्म जो है ये पहुँच जाता है कहाँ तक, सीसन तक। और इसी सीसन से जो है आपका जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर चला जाता है और आगे चलकर जो है ये इसका जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब देखिए अब यहाँ पर हम जो है किडनी की संरचना बनाए। अब आपको पता है कि मनुष्य में जो है 2 किडनियाँ होती हैं और किडनी के नीचे जो है आपका जो है यहाँ पर मूत्राशय होता है जहाँ पर जो है मूत्र जो है इकट्ठा रहता है। अब मूत्र भी जाएगा आपका उसी के रास्ते, स्पर्म भी जाएगा उसी के रास्ते। अब आ गया कन्फ्यूजन, आखिर कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि पेशाब जा रहा है कि स्पर्म जा रहा है। पता चला स्पर्म को जाना है, पेशाब चला गया, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया स्पर्म, क्योंकि स्पर्म पतला नहीं होना चाहिए। तो कैसे मालूम चलेगा, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मनुष्य का जो बॉडी है उसको बनाया गया है, इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बनाने वाला जो है वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कुछ था पता नहीं चल रहा है। अगर ऐसा मालूम हो जाए तो सभी मनुष्य जो है वहीं पर जाके पढ़ना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि इतना बेहतरीन सिस्टम जो बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही मालूम होता है कि स्पर्म जाना है या पेशाब जाना है। यही ग्रंथि जो है वहाँ से जो है
रस निकलता है और वही बताता है कि आपको स्पर्म आना है कि आपको जो है इस पाइप से। अगर मान लीजिए पेशाब जा रहा है तो स्पर्म को रोक देगा, स्पर्म को क्या करेगा, रोक देगा। और अगर स्पर्म जा रहा है तो कहेगा पेशाब को रोक दो। तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है ये कोऑर्डिनेट करते रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा शीशन का जो निचला हिस्सा है वहीं पर आपको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, अब देखिएगा ये जो आपको वैस्ट डिफरेंस दिख रहा है, वैस्ट डिफरेंस, इसी वैस्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, इसी को बोलते हैं वेसेक्टोनोमी यानी पुरुष नसबंदी। देखिएगा पुरुष नसबंदी, सबसे पहले कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण, तो स्पर्म का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में। 2-3 पॉइंट आप लोग नोट करिए, वृषण में। अब देखिए स्पर्म का निर्माण तो वृषण में हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है वृषण के ऊपर में एक छोटा सा थैली होता है जिसको हम लोग जो है अधिवृषण कहते हैं, इपीडिडमिस कहते हैं। अब इपीडिडमिस में क्या होता है, जो स्पर्म का निर्माण हो गया है वृषण में यानी टेस्टिस में, वो स्पर्म जो है उसमें जाके स्टोर रहता है। अब ऐसा थोड़ी है कि स्पर्म बना तुरंत निकल जाएगा, स्पर्म जो है बनकर जो है इकट्ठा रहता है, क्योंकि स्पर्म बनने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्पर्म बनते ही रहता है, स्पर्म बनने में टाइम लगता है और स्पर्म जो है वहाँ पर जाके स्टोर रहता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पर्म जो है वो कहाँ पर स्टोर रहता है, तो याद रखिएगा इपीडिडमिस। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी से ज़्यादा जो है इंग्लिश ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है इपीडिडमिस। इपीडिडमिस में जो है स्टोर रहता है और टेस्टिस में जो है इसका निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट आप लोग नोट करिए, स्पर्म कहाँ जमा रहता है, जमा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका अधिवृषण, अधिवृषण, इसी को वो इपीडिडमिस बोलते हैं, इपीडिडमिस। यहाँ पर जो है ये स्टोर रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों नली जो आपको जो पाइप जो दिख रहा है, पतला सा जो पाइप है, उस पाइप को अगर काट देते हैं तो उसी को बोलते हैं पुरुष नसबंदी। याद करिए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो एक कार्यक्रम चलाया गया था पुरुष नसबंदी, यानी पुरुषों को पकड़ पकड़ कर जो है उसका नसबंदी किया जाता था। अब देखिए अब जरूरी नहीं है कि नसबंदी जब हो गया, गौर करिएगा, नसबंदी जब हो गया तो जरूरी नहीं है कि स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, स्पर्म बनेगा। देखिए स्पर्म वृषण पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वृषण काट को निकाल दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, वृषण तो रहेगा, वृषण रहेगा, सिर्फ इस पाइप जो है काट कर उसको बांध दिया जाता है, यानी कनेक्शन जो है ना, इन दोनों में कनेक्शन तोड़ दिया जाता है ताकि स्पर्म तो बनेगा, स्पर्म तो बनेगा, लेकिन स्पर्म जो है वो पेनिस के माध्यम यानी पेनिस के रास्ते जो है वो फीमेल के जनन अंग में प्रवेश ना करे। तो इसको सिर्फ रोकने के लिए किया जाता है पुरुष नसबंदी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बैल का जो बच्चा होता है या बैल छोटा सा जब रहता है तो उसका जब नसबंदी किया जाता है ना, उस चोट्टा का क्या किया जाता है, ये वृषण काट के निकाल दिया जाता है। वृषण जिसका काट के निकाल दिया, अब वो बैल जो है उसका जो है जो मन जो है, या कह सकते हैं कि उसका जो अट्रैक्शन है वो फीमेल यानी गाय की तरफ रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्पर्म का निर्माण होता ही नहीं है। अब स्पर्म का निर्माण होगा नहीं तो स्पर्म का निर्माण जब नहीं होगा तो अट्रैक्शन होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए पुरुष के साथ भी ऐसा कर दिया जाए, पुरुष के साथ भी नसबंदी के दौरान जो है ये दोनों वृषण काट कर निकाल दिया जाए तो पुरुष भी महिलाओं के प्रति जो है अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? वो बैल की तरह हो जाएगा। बैल देखते होंगे कि एक ही जो है खाने का एक ही बकेट है और उसी में गैया खा रही है, उसी में बैल खा रहा है, लेकिन दोनों में कभी भी अट्रैक्शन आप नहीं देखे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो है ये वृषण काट के निकाल दिया जाता है और स्पर्म है ही नहीं। स्पर्म जब तक स्पर्म बनता है तभी जो है अट्रैक्शन भी बढ़ता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि मेल में यानी मेल में जो है कुछ ऐसा जो है पदार्थ पाया जाता है ताकि मेल को जो है अट्रैक्शन हो फीमेल के प्रति।
तो वो भी हम लोग जो है हार्मोन की चर्चा करेंगे। तो उस हार्मोन के चलते भी जो है आगे आपको देखेंगे कि मेल में जो है अट्रैक्शन होता है फीमेल के प्रति। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर बताया गया कि ब्रीसन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर ब्रीसन काट कर निकाल दिया जाए तो हो गया, बगल में खूबसूरत लड़की भी आ जाएगा ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अट्रैक्शन है ही नहीं, आप जो है महिलाओं के प्रति आकर्षित होंगे ही नहीं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। पुरुष नसबंदी को हम लोग जो है वेसेक्टोमी कहते हैं। जो वेस्ट डिफरेंस है उसको काट दिए तो हो जाएगा वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है वो पुरुष नसबंदी होता है, जिसमें वेस्ट डिफरेंस को काटकर और बांध दिया जाता है ताकि इससे स्पर्म बाहर की ओर नहीं निकले। तो ये हो गया आपका जो है 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपको जो है क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको जो है नोट करना पड़ेगा। अब देखिए, एक हार्मोन होता है जो पुरुष के जनन अंग में पाया जाता है। उस हार्मोन के कारण जो है आपके शरीर में जो है अट्रैक्शन होता है और फीमेल के प्रति आप जो है अट्रैक्ट होते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुष में ये पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन के कारण पुरुष महिलाओं के प्रति आकर्षित होता है। यानी यही जो चोट्टा जो है टेस्टोस्टेरोन, देखिए ब्रीसन तो रहना ही चाहिए क्योंकि स्पर्म का निर्माण होगा, और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, यानी इतना आप लोग देखते होंगे बलात्कार पर बलात्कार होता है, और जितना भी क्राइम जो होता है जो बलात्कार से संबंधित, इस सब का जो दोष है वो किस पर जाना चाहिए, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसी हार्मोन के चलते जो है ना जितने भी बकलोल है उस सब का मन जो है लड़की की तरफ जाता है। अगर ये बनना खत्म हो जाए, टेस्टोस्टेरोन बने ही नहीं, तो बैल की तरह ऐसे करेगा। यानी कोई भी कितना भी सुंदर परी जो है आगे से निकल जाए ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब खेला भेला जो है इसी टेस्टोस्टेरोन का है। और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा ब्रीसन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म बनता है, स्पर्म परिपक्व हो जाता है ना, तब जब आपका जो है अट्रैक्शन जो है ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये दो चीज़ जो है इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो जो है अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होने की संभावना होती है। तो आज हम लोग जो है पुरुष के बारे में, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत ही बढ़िया से हम लोग पढ़े हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर यहाँ पर जो है समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको फिर से बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस जो भी डाउट होगा आपको उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, आप जो है अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए तो खाली है ही, वहाँ पर आप लिखिए। और वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, पसंद नहीं आता तो इसको डिसलाइक करिए, और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।